सोचिए एक ऐसे महानगर के बारे में जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा व्यस्त है। बहुत ज्यादा शोर शराबा है, लेकिन साथ ही बेहद कुशल भी है। मतलब यहाँ हर एक सेकंड में लाखों मशीनें काम कर रही हैं, ऊर्जा बन रही है, सामान पैक करके भेजा जा रहा है। बिल्कुल, कचरे को भी लगातार रिसाइकिल किया जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा शहर एक सुई की नोक पर हजारों की संख्या में समा सकता है। जी, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, जो जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे जटिल इकाई है। सही कहा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सूक्ष्म शहर के अंदर के जो अलग अलग हिस्से हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, वो आखिर काम कैसे करते हैं और उनके पीछे का विज्ञान क्या है। ये महानगर वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि हम अक्सर कोशिका को बस पानी से भरा एक साधारण बुलबुला मान लेने की गलती करते हैं। हाँ, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। वास्तविकता में ये एक बेहद कड़ाई से कंट्रोल की जाने वाली प्रणाली है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की सबसे बड़ी खासियत ही उनका कंपार्टमेंटलाइजेशन है। यानी शहर के हर काम के लिए एक अलग बंद कमरा या झिल्लीदार संरचना मौजूद है। एकदम। ये अलग अलग कमरों वाली बात थोड़ी दिलचस्प है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर सब कुछ एक ही जगह होता तो कुछ गड़बड़ हो जाती? अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। देखिए, कोशिका के भीतर हर पल हजारों रासायनिक प्रतिक्रियाएं चल रही होती हैं। कुछ में चीजों को तोड़ा जा रहा होता है और कुछ में नई चीजें बनाई जा रही होती हैं। तो अगर ये सारी गतिविधियां एक ही जगह पर बिना किसी दीवार के होने लगे तो क्या होगा? तो एक प्रतिक्रिया दूसरी प्रतिक्रिया को नष्ट कर देगी। इसी रासायनिक अराजकता से बचने के लिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं ने खुद को झिल्लियों में बांट लिया है। अच्छा, और क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता? नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे कि बैक्टीरिया, इन स्पष्ट झिल्लीदार कमरों का अभाव होता है। उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो भी बिना किसी स्पष्ट आवरण के ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल। इसीलिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं अपने आप में एक विकासवादी चमत्कार हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे इस शहर में अलग अलग कारखानों के लिए स्पष्ट दीवारें हैं। चलिए निर्माण विभाग से शुरू करते हैं। जी, निर्माण विभाग इस शहर का बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या ER कहा जाता है। ये नलियों और थैलियों का एक विशाल जाल है ना? जहाँ तक मुझे समझ आया है ये दो प्रकार का होता है, रफ ER और स्मूथ ER। एकदम सही। मैंने पढ़ा था कि रफ ER के ऊपर छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। तो क्या हम इन राइबोसोम को कारखाने की दीवारों पर लगे उन छोटे 3D प्रिंटर की तरह मान सकते हैं, जिन्हें जो भी निर्देश मिलता है वे उसी तरह का प्रोटीन छापना शुरू कर देते हैं? हम हाँ मान सकते हैं, लेकिन ये 3D प्रिंटर वाला काम और भी ज्यादा जटिल है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, नाभिक से एक संदेश आता है जिसे हम mRNA कहते हैं। ये राइबोसोम उस संदेश को पढ़ते हैं और अमीनो एसिड को जोड़ जोड़कर प्रोटीन की एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। और फिर रफ ER का काम शुरू होता है। बिल्कुल। वो सिर्फ इन प्रोटीनों को जमा नहीं करता, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि ये प्रोटीन सही 3D आकार में मुड़े। अगर कोई प्रोटीन गलत तरीके से मुड़ जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। ओह, तो रफ ER एक तरह से गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल का काम भी संभालता है। ये तो बहुत ही चुस्त व्यवस्था है। हाँ। और फिर ये स्मूथ ER क्या करता है? क्योंकि उस पर तो ये 3D प्रिंटर यानी राइबोसोम होते ही नहीं है। स्मूथ ER का काम पूरी तरह से अलग है। ये प्रोटीन के बजाय लिपिड्स यानी वसा के अणुओं का निर्माण करता है, जो कोशिका के लिए जरूरी है। जी, लेकिन इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिसे जानकर सच में हैरानी होती है। क्या? कशेरुकी जीवों में, जिनमें हम इंसान भी आते हैं, हमारा यकृत या लिवर शरीर की सफाई का मुख्य केंद्र है। यकृत की कोशिकाओं के भीतर यही स्मूथ ER एक बहुत बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर चलाता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये हमारे शरीर में जाने वाले जहर और दवाओं को बेअसर करता है, लेकिन ये ऐसा करता कैसे है? यह एक बहुत ही शानदार रासायनिक प्रक्रिया है। जब भी शरीर में कोई दवा या जहरीला रसायन आता है तो वो अक्सर पानी में घुलनशील नहीं होता। हाँ। तो स्मूथ ER उन जहरीले रसायनों के आणविक ढांचे में बदलाव कर देता है, जैसे कि उनमें हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देना।
इस छोटे से बदलाव से वो रसायन पानी में घुलनशील बन जाता है क्या बात है। और फिर उसे आसानी से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। बिल्कुल। तो जब हम कोई सिर दर्द की गोली खाते हैं तो हमारे लिवर का स्मूथ ईआर ही उसे हमारे शरीर से बाहर निकालने का रास्ता तैयार कर रहा होता है। ये सच में कमाल है। हाँ, ये दिन रात काम करता है। और जो लिपिड और प्रोटीन इस ईआर नेटवर्क में बन रहे हैं, उनका अंतिम उपयोग क्या है? उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा झिल्ली बायोजेनेसिस में जाता है। झिल्ली बायोजेनेसिस? जी, कोशिका को अपनी बाहरी सीमा यानी प्लाज्मा झिल्ली को लगातार बड़ा करना होता है या उसकी मरम्मत करनी होती है। ये प्रोटीन और लिपिड उसी झिल्ली के निर्माण खंड हैं। और जो बच जाते हैं? जो बच जाते हैं वे एंजाइम या हार्मोन की तरह काम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। कैसी समस्या? ईआर ने चीजें तो बना दी, लेकिन उन्हें पता कैसे चलेगा कि उन्हें कोशिका में कहाँ जाना है? अरे हाँ, यहीं पर मुझे लगता है कि उस वैज्ञानिक की कहानी आती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। आप कैमिलो गोल्जी की बात कर रही हैं? बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था कि इतालवी डॉक्टर कैमिलो गोल्जी ने 1870 के दशक में एक अस्पताल की एक छोटी सी रसोई को अपनी प्रयोगशाला में बदल दिया था। क्या वहीं से इस पैकेजिंग सिस्टम की खोज हुई थी? जी हाँ, कैमिलो गोल्जी पाविया विश्वविद्यालय से पढ़े हुए एक बेहतरीन शोधकर्ता थे। लेकिन जब उन्हें एबिएट्रासो के एक छोटे अस्पताल में काम पर भेजा गया तो उनके पास प्रयोगशाला नहीं थी। तो उन्होंने हार नहीं मानी और रसोई में ही प्रयोग शुरू कर दिया। एकदम। उसी रसोई में काम करते हुए उन्होंने ब्लैक रिएक्शन नाम की एक विधि खोजी। उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के एक बेहद कमजोर घोल का उपयोग किया, जिससे कोशिका के कुछ खास हिस्से काले रंग में रंग गए और उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे साफ साफ देखा जा सका। हाँ। इसी विधि ने उन्हें 1906 में सैंटियागो रैमोन वाई काजल के साथ नोबेल पुरस्कार दिलाया और उन्हीं के नाम पर इस पैकेजिंग सिस्टम का नाम गोल्जी उपकरण पड़ा। ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो ये गोल्जी उपकरण असल में करता क्या है? क्या ये सिर्फ एक कुरियर सर्विस है जो चीजों को पैक करके आगे भेज देती है? इसे आप एक बहुत ही उन्नत कुरियर सर्विस मान सकती हैं। इसे चपटी थैलियों के एक ढेर की तरह सोचें, जिन्हें सिस्टर्न कहते हैं। अच्छा। जब ईआर से कोई प्रोटीन या लिपिड बन के निकलता है तो वो एक छोटी सी थैली में बैठकर गोल्जी उपकरण के पास पहुंचता है। गोल्जी उपकरण उस प्रोटीन को अपने अंदर लेता है और उसमें रासायनिक बदलाव करता है। रासायनिक बदलाव जैसे कि क्या? उदाहरण के लिए यह प्रोटीन के ऊपर शर्करा के कुछ अणु चिपका देता है। ये शर्करा के अणु एक तरह के पिन कोड या जिप कोड का काम करते हैं। ओह, तो गोल्जी उपकरण उस प्रोटीन पर एक टैग लगा देता है ताकि कोशिका के बाकी हिस्सों को पता रहे कि इस प्रोटीन की डिलीवरी कहाँ होनी है। सही कहा। और फिर यह उन्हें अपनी थैलियों में, जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, पैक करके कोशिका के विभिन्न कोनों में या यहाँ तक कि कोशिका के बाहर भी भेज देता है। ये बहुत ही शानदार है। इतना ही नहीं, यह साधारण शर्करा से जटिल शर्करा भी बनाता है। और सबसे रोचक बात, गोल्जी उपकरण कोशिका के एक और बहुत ही खतरनाक अंग को बनाने में मदद करता है। खतरनाक अंग? आप लाइसोसोम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। लाइसोसोम यानी कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र या कचरा प्रबंधन। जाहिर है, जहाँ इतना सारा निर्माण हो रहा है वहाँ पुराना मलबा और कचरा भी पैदा होगा। हाँ, सफाई बहुत जरूरी है। मैंने पढ़ा है कि लाइसोसोम बाहरी बैक्टीरिया को और कोशिका के पुराने खराब हो चुके अंगों को पचा लेता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। वो क्या? हम कह रहे हैं कि गोल्जी उपकरण और ईआर मिलकर इन लाइसोसोम थैलियों को बनाते हैं जिनमें बेहद शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। जी, बहुत ही शक्तिशाली। ये एंजाइम इतने मजबूत हैं कि किसी भी चीज को गला सकते हैं। क्या कोशिका के ठीक बीचों बीच ऐसी खतरनाक थैलियां रखना एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? अगर ये थैली किसी कारण से अंदर ही लीक हो जाए तो क्या वो अपनी ही कोशिका को नहीं गला देगी? ये चिंता लाजमी है। ये तो खुद के घर में तेजाब का टैंक खुला छोड़ने जैसा है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इसका जवाब प्रकृति की बेहतरीन इंजीनियरिंग में छिपा है। देखिए, ये एंजाइम केवल अत्यधिक अम्लीय यानी एसिडिक वातावरण में ही काम करते हैं। अच्छा? हाँ, लाइसोसोम के अंदर का पीएच स्तर बहुत कम होता है। अगर कोई थैली गलती से थोड़ी लीक भी हो जाए तो कोशिका के बाकी हिस्से का पीएच तटस्थ यानी न्यूट्रल होता है। ओह, तो उस तटस्थ वातावरण में आते ही वे पाचक एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। एकदम सही। वाओ, तो एक तरह का सेफ्टी स्विच मौजूद है। लेकिन ये सेफ्टी स्विच हमेशा के लिए नहीं है। सच्ची? ऐसा क्यों? जब कोशिका किसी बाहरी चोट, रसायन या वायरस के कारण बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती है
और उसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं बचती, तब उसका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से चरमरा जाता है। फिर क्या होता है? ऐसी स्थिति में कोशिका का पूरा आंतरिक वातावरण अम्लीय होने लगता है। तब वे सारी लाइसोसोम थैलियां एक साथ फट जाती हैं। बाप रे! और चूंकि अब पूरा वातावरण उनके अनुकूल हो गया है, वे एंजाइम तेजी से अपनी ही कोशिका को पूरी तरह से पचा जाते हैं। मतलब जब कोशिका को लगता है कि वह पूरे शरीर के लिए खतरा बन सकती है, तो वह खुद को ही नष्ट कर लेती है। इसी कारण से जीव विज्ञान में लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां या सुइसाइड बैग्स कहा जाता है। ये एक बलिदान है जो एक कोशिका पूरे जीव को स्वस्थ रखने के लिए देती है। यह व्यवस्था जितनी क्रूर है उतनी ही जरूरी भी। बिल्कुल। खैर, अब इस पूरे महानगर को चलाने के लिए, चाहे वो ईआर का निर्माण हो, गोल्जी का पैकेजिंग हो या लाइसोसोम की सफाई व्यवस्था हो, इन सब के लिए कल्पनातीत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती होगी। ऊर्जा के बिना तो शहर ठप हो जाएगा। तो इस शहर के ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ऊर्जा का ये जिम्मा माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है और इसका डिजाइन अपने आप में एक मास्टरपीस है। इसके डिजाइन को लेकर मुझे एक कार के रेडिएटर की याद आती है। अच्छा, वो कैसे? मैंने कहीं इसके चित्र में देखा था कि इसकी बाहरी झिल्ली तो काफी चिकनी और छिद्रपूर्ण होती है, लेकिन जो अंदर की झिल्ली है वो बहुत गहराई तक मुड़ी हुई होती है, उसमें अनगिनत परतें होती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो क्या ये सिर्फ जगह बचाने के लिए है? ये सिर्फ जगह बचाने के लिए नहीं है, बल्कि सतह का क्षेत्र या सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए है। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम भोजन से मिलने वाले रसायनों को तोड़कर एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना है। एटीपी वो ऊर्जा मुद्रा या करेंसी है जिसे खर्च करके कोशिका अपना हर काम करती है। समझ गए। ये एटीपी बनाने की जो पूरी मशीनरी है वो इसी अंदरूनी मुड़ी हुई झिल्ली पर चिपकी होती है। जितनी ज्यादा परतें और मोड़ होंगे उतनी ही ज्यादा मशीनें वहां फिट हो सकेंगी और उतनी तेजी से एटीपी का उत्पादन होगा। तो अगर हमें दौड़ना हो या गहरी सोच विचार करनी हो तो हमारी मांसपेशियों और दिमाग की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं। एकदम सही। लेकिन इन सब के बीच स्रोत सामग्री में एक ऐसा तथ्य है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा तथ्य? हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि कोशिका का पूरा नियंत्रण उसके नाभिक यानी न्यूक्लियस के पास होता है। सारा डीएनए वही होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और अपने खुद के राइबोसोम होते हैं। ये कैसे संभव है? यह जीव विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से नाभिक पर निर्भर नहीं है। वे अपने कुछ जरूरी प्रोटीन स्वयं ही बना लेते हैं। ये तो बहुत अजीब है। वे कोशिका के भीतर लगभग एक स्वतंत्र इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये गुण सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया तक सीमित नहीं है। अगर हम पौधों की कोशिकाओं को देखें तो उनमें प्लास्टिड्स नाम की संरचनाएं पाई जाती हैं। प्लास्टिड्स? और उनके पास भी अपना डीएनए होता है। जी हाँ, प्लास्टिड्स मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं और इनके दो प्रमुख प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहले हैं क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं क्लोरोप्लास्ट जिनमें हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है। यह सूर्य की रोशनी को पकड़कर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और दूसरे प्रकार के प्लास्टिड्स को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है जो सफेद या रंगहीन होते हैं। इनका काम पौधों में स्टार्च, तेल और प्रोटीन के कणों का भंडारण करना है। तो पौधों में ऊर्जा बनाने और भंडारण का काम ये प्लास्टिड संभालते हैं और इनकी संरचना भी अंदर से काफी जटिल होती है ना? बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई झिल्लीदार परतें होती हैं जो एक तरल पदार्थ में धसी होती हैं जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के ही समान एक बहुत ही जटिल प्रणाली है। अब जब हम पौधों और जानवरों की कोशिकाओं की तुलना कर ही रहे हैं तो इन दोनों शहरों के बाहरी ढांचे भी एक दूसरे से बहुत अलग नजर आते हैं। हाँ, उनमें काफी अंतर है। अगर हम दोनों का नक्शा आमने सामने रखें तो जानवरों की कोशिका एक लचीले पानी के गुब्बारे जैसी दिखती है, जबकि पौधे की कोशिका एक सख्त ईंट जैसी। इसका एक बहुत बड़ा कारण रसधानियां या वैक्यूल हैं। रसधानियां? जी, रसधानियों का काम मूल रूप से चीजों का भंडारण करना है। जानवरों की कोशिकाओं में ये रसधानियां बहुत छोटी होती हैं जिनका काम बस थोड़ा बहुत पानी या अपशिष्ट जमा करना होता है। और पौधों में? पौधों की कोशिकाओं में ये विशालकाय रूप ले लेती हैं। कुछ परिपक्व पौधों की कोशिकाओं में तो ये केंद्रीय रसधानी
कोशिका के पूरे आयतन का 50 से 90% तक हिस्सा घेर लेती हैं। 90%? मतलब कोशिका का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ एक पानी के टैंक ने घेर रखा है। ऐसा क्यों? पौधे इतनी बड़ी राजधानी का क्या करते हैं? देखिए, पौधे हमारी तरह चल फिर नहीं सकते। उन्हें आंधी, तूफान और तेज धूप में एक ही जगह खड़े रहना होता है। ये जो विशाल राजधानी है, ये कोशिका के रस से पूरी तरह भरी होती है। अच्छा। ये अंदर से बाहर की तरफ एक दबाव डालती है जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। इसी दबाव के कारण पौधे की कोशिका हमेशा तनी हुई और कठोर रहती है। ये बिना हड्डियों वाले पौधे को सीधा खड़ा रखने का एक तरीका है। तो ये एक तरह का कंकाल का काम करती है। हाँ, इसके अलावा यह राजधानी अमीनो एसिड, शर्करा और अन्य जरूरी चीजों के गोदाम का काम भी करती है। और शायद यही कारण है कि अगर हम किसी पौधे को पानी ना दें तो उसकी ये राजधानियां सिकुड़ जाती हैं और पौधा मुरझाकर लटक जाता है। बहुत सही अवलोकन है। और एक कोशिकीय जीवों में तो ये राजधानी और भी कमाल के काम करती है। जैसे कि अमीबा में? बिल्कुल। अमीबा में खाद्य राजधानी वो जगह है जहां वो अपने पकड़े हुए भोजन को रखता है और पचाता है। कुछ जीवों में तो विशेष राजधानी होती हैं जो पंप की तरह काम करती हैं, जो अतिरिक्त पानी को लगातार कोशिका से बाहर फेंकती रहती हैं ताकि कोशिका फट ना जाए। तो ये एक बहुत ही बहुआयामी संरचना है। लेकिन जब इन विशाल रसधानियों के कारण पौधे की कोशिका अंदर से इतना दबाव झेल रही होती है तो वो फट क्यों नहीं जाती? जानवरों की कोशिका में तो कोई सख्त दीवार नहीं होती। यहीं पर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की भूमिका आती है। सेल वॉल? पौधों की कोशिकाओं में लचीली प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक बहुत ही सख्त सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। जब रसधानी अंदर से दबाव डालती है तो ये सख्त दीवार उस दबाव को रोक लेती है, जिससे कोशिका बिना फटे एकदम मजबूत बनी रहती है। एकदम सही। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उनका एक कंकाल तंत्र होता है, इसलिए उनकी कोशिकाएं लचीली होती हैं और अपना आकार बदल सकती हैं। अब बात आती है इस शहर की सीमा की, यानी प्लाज्मा झिल्ली की। सेल वॉल हो या न हो, हर कोशिका के पास एक प्लाज्मा झिल्ली तो होती ही है। जी हाँ, वो तो अनिवार्य है। लेकिन ये झिल्ली एक पूरी तरह से बंद दीवार नहीं हो सकती, क्योंकि कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और अपना कार्बन डाइऑक्साइड कचरा बाहर निकालना है। ये सब बिना दरवाजे वाली सीमा के आर पार कैसे जाता है? प्लाज्मा झिल्ली की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है। चुनिंदा पारगम्य झिल्ली? इसका मतलब है कि ये अंधाधुंध हर चीज को अंदर बाहर नहीं जाने देती। ये कुछ खास चीजों को ही रास्ता देती है और इसके लिए गैसें किसी दरवाजे का इंतजार नहीं करती, वे भौतिकी के नियमों का पालन करती हैं। भौतिकी का नियम मतलब किस तरह का नियम? प्रसार या डिफ्यूजन का नियम। कल्पना कीजिए कि कोशिका के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट के रूप में बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो गई है। तो अंदर सांद्रता बढ़ गई? हाँ, इसका मतलब है कि अंदर CO2 की सांद्रता बहुत अधिक है, जबकि कोशिका के बाहर के तरल में CO2 बहुत कम है। अणुओं की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि वे अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर भागते हैं। ओह, तो इसी गति के कारण CO2 स्वतः ही झिल्ली के पार निकलकर बाहर चली जाती है। हाँ। और ऑक्सीजन का मामला इसका ठीक उल्टा है, वो बाहर से अंदर आ जाती है। एकदम सही पकड़ा। इसके लिए कोशिका को कोई ऊर्जा भी खर्च नहीं करनी पड़ती। ये तो स्वचालित प्रणाली है। और पानी का क्या? क्या पानी भी ऐसे ही आता जाता है? पानी भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन पानी के इस विशेष प्रकार के प्रसार को हम परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, ऑस्मोसिस? हाँ, पानी के अणु भी उस चुनिंदा पारगम्य झिल्ली के पार वहां से वहां जाते हैं जहां पानी ज्यादा है, उस तरफ जहां पानी कम है। इससे कोशिका अपने आसपास के वातावरण के साथ हमेशा संतुलन बनाए रखती है। इस पूरी चर्चा ने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि कोशिका कितनी अद्भुत है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर एक पुर्जा एक दूसरे के साथ तालमेल में है। बिल्कुल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कच्चा माल बना रहा है, गोल्जी उपकरण उसे मॉडिफाई करके पार्सल बना रहा है, राजधानियां उसे स्टोर कर रही हैं, लाइसोसोम साफ सफाई सुनिश्चित कर रहा है, प्लाज्मा झिल्ली सुरक्षा दे रही है और माइटोकॉन्ड्रिया इस पूरे तमाशे के लिए अनवरत ऊर्जा पैदा कर रहा है। ये सचमुच जीवन की मूलभूत इकाई है। इसके बिना किसी भी बहुकोशिकीय जीव का अस्तित्व संभव ही नहीं था। लेकिन इस सब के बीच एक बात है जो मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है। हम वापस उसी अजीब तथ्य पर आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स वाले तथ्य पर। हाँ, दोनों के पास अपना खुद का DNA है,
अपने खुद के राइबोसोम्स हैं और दोनों दोहरी झिल्ली से ढके हुए हैं। अगर कोई इस व्यवस्था को बाहर से देखे तो ये कोशिका के अंग कम और खुद में एक स्वतंत्र बैक्टीरिया ज्यादा लगते हैं। जी, विज्ञान के इतिहास में यही वो सवाल था जिसने पूरी वैज्ञानिक बिरादरी में तहलका मचा दिया था। अगर उनके पास अपना आनुवंशिक ब्लूप्रिंट है तो वे कोशिका के मुख्य नाभिक से अलग क्यों हैं? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि अरबों साल पहले शायद ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जीव रहे हों? ये विचार बहुत ही गहरा है और वैज्ञानिक इसे एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत कहते हैं। तो क्या हम हुआ होगा कि किसी बहुत बड़ी आक्रामक कोशिका ने इन छोटे जीवों को निगल लिया होगा, लेकिन उन्हें पचाने के बजाय उसे लगा कि रुको, ये छोटा जीव तो बहुत सारी ऊर्जा बना रहा है। हाँ बिल्कुल। और फिर वे एक साथ रहने लगे। एक ने सुरक्षा प्रदान की और दूसरे ने ऊर्जा की असीमित आपूर्ति। विकासवाद के नजरिए से देखें तो ये एक परफेक्ट साझेदारी थी। बड़ी कोशिका को शक्ति मिल गई और छोटे जीव को एक सुरक्षित घर। क्या बात है। और अरबों सालों के इस सहजीवन ने उन्हें एक दूसरे का इतना अभिन्न अंग बना दिया कि आज हम उन्हें एक ही कोशिका के रूप में देखते हैं। ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है कि जब हम आईने में खुद को देखते हैं या खिड़की के बाहर किसी पेड़ को देखते हैं तो हम सिर्फ एक जीव नहीं देख रहे हैं, हम अरबों साल पुरानी एक सफल साझेदारी का परिणाम देख रहे हैं। हाँ, ये सच में बहुत खूबसूरत है। हम मूल रूप से प्राचीन सूक्ष्म जीवों का एक चलता फिरता गठबंधन है। अगली बार जब आप थकान महसूस करें और आपको ऊर्जा की जरूरत हो तो अपने भीतर बैठे उन प्राचीन स्वतंत्र ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जरूर सोचें जो आपके लिए बिना रुके काम कर रहे हैं। हमारे आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। तो हेलो क्लास, आज हम सेल ऑर्गेनल्स पर एक बहुत ही पावरफुल जनरल नॉलेज MCQ क्विज करने वाले हैं। एग्जैक्टली। और स्टूडेंट्स, ये एक नॉर्मल बोरिंग टेस्ट नहीं है, ये एक डीप डाइव है एक पूरी इनविजिबल सिटी के अंदर। सही बात है। मतलब हम सबने बायोलॉजी पढ़ी है बट टेक्स्ट बुक्स उसको इतना फ्लैट बना देती हैं। तो इसीलिए क्लास हम इस क्विज के थ्रू उस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को एकदम जिंदा करने वाले हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, इस क्विज में हिस्सा लेना अपने नॉलेज को टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो मैं जल्दी से फॉर्मेट समझा देता हूँ। हाँ, प्लीज एक्सप्लेन द रूल्स। राइट। तो दोस्तों, हम आपको सवाल देंगे, फिर 4 ऑप्शंस बताएंगे, फिर सोचने के लिए कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद हम सही जवाब रिवील करेंगे। और हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, हम उसके पीछे का एक्चुअली साइंस भी एक्सप्लेन करेंगे विद सम रियली कूल एनालॉजीज। एग्जैक्टली। तो क्या हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ें? बिल्कुल। बिना टाइम वेस्ट किए सेल बायोलॉजी की एकदम शुरुआत पर चलते हैं। तो क्लास ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1। आई एम रेडी। 1665 में कॉर्क की एक थिन स्लाइस को एग्जामिन करके सेल्स की खोज किसने की थी? आई रिपीट, कॉर्क की थिन स्लाइस में सेल्स किसने डिस्कवर किए थे? ऑप्शंस बता दीजिए। राइट। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन या फिर ऑप्शन डी सांटियागो रेमोन ए कघाल। दोस्तों, सोचने के लिए 3 सेकंड लीजिए। 3, 2, 1। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। हाँ, और क्लास, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, क्योंकि 1665 में तो माइक्रोस्कोप्स भी इतने एडवांस्ड नहीं थे, है ना? बिल्कुल नहीं। वो बेसिकली लो रेजोल्यूशन लेंसेज थे और रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो एक्चुअली लाइव मैटर नहीं था। वेट, रियली? वो जिंदा सेल्स नहीं थे? हाँ, कॉर्क जो एक पेड़ की डेड बार्क होती है, वो सिर्फ उसके आउटर स्ट्रक्चर को देख रहे थे। उनको वहां कुछ छोटे खाली बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे। ओह वाओ, मतलब जैसे मॉन्क्स के रहने वाले छोटे बड़े रूम्स होते हैं जिन्हें सेल्स कहते हैं, वहीं से ये नाम आया, राइट? एग्जैक्टली। उनको उस डेड प्लांट टिश्यू में वो एम्प्टी रूम्स जैसा पैटर्न दिखा। ये सोचकर ही कितना फैसिनेटिंग लगता है क्लास। एक छोटी सी कॉर्क की डेड स्लाइस से लाइफ की इतनी बड़ी दुनिया की खोज हो गई। मतलब उन्हें उस वक्त आइडिया भी नहीं होगा कि एम्प्टी बॉक्सेस के अंदर एक पूरा यूनिवर्स चल रहा है। सही कहा, वो एक दरवाजा था जो उन्होंने खोला। तो क्लास, कमेंट करके बताओ किस किस का पहला जवाब सही था। बी ऑनेस्ट। मुझे उम्मीद है काफी स्टूडेंट्स ने सही गेस किया होगा। बिल्कुल। तो
तो अब जब सेल मिल ही गया है तो अगला लॉजिक ये कहता है कि उस सेल के अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? राइट, क्योंकि हर सिटी को चलने के लिए पावर चाहिए। एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स, हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। किस सेल ऑर्गेनेल को मशहूर रूप से पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? ये तो क्लासिक क्वेश्चन है। आई नो, राइट? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए क्लास। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी गोल्गी अपैरेटस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑप्शन डी स्मूथ ER। चलिए क्लास 3 सेकंड लीजिए। 3, 2, 1। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्लास, बट इस पावर हाउस वर्ड का एक्चुअल मतलब समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि बचपन से पावर हाउस सुन सुन के ये एक इंटरनेट मीम बन गया है, पर इसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसको एक सिटी के पावर ग्रिड या एक बड़े जनरेटर की तरह समझिए। जैसे एक जनरेटर पूरी सिटी को लगातार इलेक्ट्रिसिटी देता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी सप्लाई करता है। लेकिन वेट, जैसे हम खाना खाते हैं, लेट्स से एक एप्पल खाया, तो क्या सेल उस एप्पल को डायरेक्टली यूज कर लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया का रोल आता है। रॉ फूड को सेल सीधा यूज नहीं कर सकता। ओह, मतलब जैसे क्रूड ऑयल को कार में नहीं डाल सकते, राइट? एग्जैक्टली, उसको रिफाइन करके पेट्रोल बनाना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया उस रॉ मटेरियल को लेता है और बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसे एक रिफाइन एनर्जी करेंसी में बदल देता है, जिससे सेल यूज कर सके। वाओ, मतलब ये सच में एक रिफाइनरी या 24/7 चलने वाला पावर प्लांट है। बिल्कुल। अगर ये पावर ग्रिड फेल हो जाए तो सेल तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। दैट इज इंटेंस। वेरी इजी क्वेश्चन क्लास, मुझे उम्मीद है पूरी क्लास ने इसे सही किया होगा। यस। लेकिन अब जहाँ इतना हैवी पावर जनरेशन हो रहा है, तो वहाँ बाय प्रोडक्ट्स और डैमेज भी तो होगा। हाँ, वेयर एंड टेयर तो लाजमी है किसी भी फैक्ट्री में। तो अब सेल इस डैमेज को हैंडल कैसे करता है? यही हमारा अगला सवाल है। परफेक्ट ट्रांजिशन। तो क्लास रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। किन ऑर्गेनेल्स को सुइसाइड बैग्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे अपने ही डैमेज हुए सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट मी गिव द ऑप्शंस। ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी वैक्यूल्स या ऑप्शन डी प्लास्टिड्स। स्टूडेंट्स, सोचने का वक्त शुरू होता है अब। 3, 2, 1। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लाइसोसोम्स। राइट। और ये प्रोसेस बायोलॉजी के सबसे अमेजिंग सर्वाइवल मैकेनिज्म्स में से एक है। बट ऑनेस्टली खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेना थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लगता? सुइसाइड बैग्स सुनने में कितना ड्रामेटिक है। एक सिंगल सेल के पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ, ड्रामेटिक है, पर ऑर्गेनिज्म यानी पूरी बॉडी के पर्सपेक्टिव से सोचिए। अगर एक सेल बुरी तरह डैमेज हो गया है या उसका DNA करप्ट हो गया है तो वो रोग बन सकता है। रोग बनने से मतलब जैसे कैंसर सेल बन जाना या इन्फेक्शन फैलाना। प्रिसाइजली। एक सिंगल डैमेज सेल बाकी सारे हेल्दी सेल्स के लिए खतरा बन सकता है। तो लाइसोसोम्स एक इनबिल्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन की तरह काम करते हैं। ओह, मतलब जैसे किसी सिटी में कोई बिल्डिंग अर्थक्वेक से डैमेज हो जाए और किसी भी वक्त गिर सकती हो, तो एक डेमोलिशन क्रू आकर उसको प्रैक्टिकली सेफली गिरा देता है। एग्जैक्ट एनालॉजी। लाइसोसोम्स वही डेमोलिशन क्रू हैं। जब सेल को लगता है कि अब बचा नहीं जा सकता, तो लाइसोसोम्स पावरफुल एंजाइम्स रिलीज करते हैं और वो पूरे सेल को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेते हैं। हाँ, ताकि ऑर्गेनिज्म बचा रहे। ये बेसिकली एक सैक्रिफाइस है। वाओ दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि सेल के पास खुद को खत्म करने का ये मैकेनिज्म बहुत ही फैसिनेटिंग है? लाइक नेचर कितनी स्मार्ट है। एब्सोल्युटली, ये क्वारंटीन और कंटेनमेंट का एक परफेक्ट सिस्टम है। ओके क्लास, अब तक हमने जो देखा वो जनरल सेल्स थे, एनिमल, ह्यूमन, सब में। लेकिन अब हम थोड़ा शिफ्ट करने वाले हैं। राइट। अब हम स्पेसिफिकली उन मशीनरीज की बात करेंगे जो सिर्फ प्लांट्स के पास होती हैं। यस, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स की इस एक्सक्लूसिव दुनिया में चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है? आई रिपीट, ओनली इन प्लांट सेल्स। ध्यान से सुनना दोस्तों। ऑप्शंस है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी प्लास्टिड्स या ऑप्शन डी गोल्जी अपैरेटस। टेक योर टाइम क्लास। 3, 2, 1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्लास्टिड्स। एग्जैक्टली। और
प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में ही क्यों होते हैं, इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। बताइए। हम इंसान और एनिमल्स मूव कर सकते हैं, राइट? जी। खाना चाहिए तो हम चलकर ढूंढ लेंगे, लेकिन एक पेड़ वहीं खड़ा रहता है जहां वो उगा है। मेक सेंस। वो भागकर बर्गर नहीं खा सकता। बिल्कुल, इसीलिए प्लांट्स को कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता है। प्लास्टिड्स वो मशीनरी हैं जो प्लांट्स को सनलाइट ट्रैप करके खुद का खाना बनाने में मदद करते हैं। Which is photosynthesis. वाओ! लेकिन प्लांट सेल में एक और चीज होती है जो बहुत क्रेजी है। हाँ, और उसके लिए हम सीधा आते हैं अपने आखिरी प्लांट स्पेसिफिक सवाल पर। Let's do it. क्वेश्चन नंबर 7 पर स्किप कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो क्वेश्चन है, मैच्योर प्लांट सेल्स में कौन सा ऑर्गेनेल सेल के टोटल वॉल्यूम का 50 से 90% हिस्सा घेर सकता है? 50 to 90%. That's huge. ऑप्शन सुन लीजिए क्लास। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी सेंट्रल वैक्यूल, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दोस्तों 3 seconds for you. 3, 2, 1. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेंट्रल वैक्यूल। ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट फैक्ट है। I mean 90% क्लास। इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक छोटे से कमरे में किसी ने एक पानी का बहुत बड़ा बलून रख दिया है जो 90% जगह ले रहा है। हाँ, और बाकी सारे ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस बेचारे एक कोने में सिकुड़ गए। इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक सेटअप कोई सेल क्यों रखे? स्पेस का इतना वेस्ट नहीं है, ये प्लांट्स की लाइफलाइन है। दोस्तों सोचो, हमारी बॉडी बोन्स पर खड़ी है, स्केलेटन सपोर्ट देता है, पर प्लांट्स की कोई हड्डियां नहीं होती। राइट। तो एक इतना बड़ा पेड़ हवा में सीधा कैसे खड़ा रहता है? उसका जवाब यही सेंट्रल वैक्यूल है। जब ये वैक्यूल पानी से पूरी तरह भर जाता है तो ये अंदर से बाहर की तरफ एक जबरदस्त प्रेशर डालता है। ओह, मतलब बलून फूलने पर दीवारों को पुश करेगा। एग्जैक्टली। इसको बायोलॉजी में टर्गर प्रेशर कहते हैं। इस वजह से सेल एकदम टाइट और रिजिड हो जाता है। और जब मिलियंस ऑफ सेल्स इस तरह टाइट हो जाते हैं तो बिना बोन्स के पेड़ सीधा खड़ा हो जाता है। और अगर आप पौधे को पानी देना भूल जाओ तो वैक्यूल श्रिंक हो जाएगा और पौधा मुरझा जाएगा। वाओ! क्लास, नेचर की इंजीनियरिंग सच में कमाल है। वैसे दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आते आते 5 में से 5 सही कर रहे हो तो ग्रेट जॉब। अपना स्कोर दिमाग में रखना। बिल्कुल। अब आते हैं सेल की फैक्ट्री साइड पर, क्योंकि हर अच्छे सिस्टम की तरह सेल में लगातार चीजें बनती हैं और पैक होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनो। सेल के अंदर प्रोटीन्स मुख्य रूप से कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं दोस्तों? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्मूथ ईआर, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी वैक्यूल्स या ऑप्शन डी राइबोसोम्स। 3 seconds क्लास। 3, 2, 1. एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राइबोसोम्स। राइट। राइबोसोम्स को आप प्रैक्टिकली उस फैक्ट्री के हार्ड वर्किंग वर्कर्स समझ लीजिए। इनका एक ही मेन जॉब है, प्रोटीन्स बनाना। हाँ, सेल का डीएनए उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है और ये कॉन्टिन्यूअसली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके नए प्रोटीन्स असेंबल करते रहते हैं। लेकिन वेट, राइबोसोम्स ने प्रोटीन बना दिया, उसके बाद क्या होता है? मतलब वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे नहीं जाते? वहीं पर हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है। परफेक्ट। तो क्लास, दिस लीड्स टू क्वेश्चन नंबर 6। प्रोडक्ट्स को स्टोर करने, मॉडिफाई करने और वेसिकल्स में पैकेज करने की जिम्मेदारी किस ऑर्गेनेली की है? वेरी इंपॉर्टेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गोल्जी एपरेटस, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी स्मूथ ईआर या ऑप्शन डी न्यूक्लियोइड। दोस्तों 3, 2, 1. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गोल्जी एपरेटस। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल एक मॉडर्न कॉर्पोरेट फैक्ट्री के सप्लाई चेन जैसा है दोस्तों। मतलब राइबोसोम्स वर्कर हैं और गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली। देखिए, सेल के अंदर का माहौल एक शांत कमरे जैसा नहीं होता। वहाँ एक वाटरी सूप होता है जिसमें बहुत केओस चल रहा है। अच्छा, तो अगर नया डेलिकेट प्रोटीन साइटोप्लाज्म में ऐसे ही छोड़ दिया तो वो किसी और चीज से रिएक्ट कर सकता है। हाँ, या वो गलत शेप ले सकता है। इसीलिए गोल्जी एपरेटस एक हाईटेक कुरियर सर्विस जैसा काम करता है। वो राइबोसोम से प्रोटीन लेता है, उसमें जरूरी चेंजेस या टैग्स लगाता है, लाइक शिपिंग लेबल। बिल्कुल। और फिर उसको एक सेफ वेसिकल के अंदर पैक कर देता है। ये वेसिकल उस अमेज़न बॉक्स जैसा है जो प्रोडक्ट को डेस्टिनेशन तक सेफ रखता है। दैट इज माइंड ब्लोइंग। मतलब फैक्ट्री वर्कर्स ने बनाया, कुरियर डिपार्टमेंट ने बॉक्स में टैग लगाकर सील किया और भेज दिया।
और ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंटिन्यूअसली चल रहा है दोस्तों। वाओ। क्लास, इसी सप्लाई चेन और इन 7 क्वेश्चंस के साथ हमारी सेल ऑर्गेनेल्स की डीप डाइव कंप्लीट होती है, जिनका स्कोर 7 आउट ऑफ 7 है। एक्सीलेंट, यू आर टोटली क्रशिंग इट। और जिन्होंने गलतियां की उन्होंने आज बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव सीखा है। बिल्कुल, इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को अब हम एक फ्लैट डायग्राम नहीं समझते। एक फाइनल थॉट अगर मैं स्टूडेंट्स को दूं जी। तो बस इस सोर्स मटेरियल के हिसाब से सोचिए कि एक सेल के अंदर कितनी हलचल है। एक तरफ राइबोसोम्स कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, गोल्जी पैकेजिंग में लगा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया बिना रुके पावर दे रहा है, और लाइसोसोम्स खतरे को आइडेंटिफाई करके खुद को मिटाने के लिए अलर्ट बैठे हैं। और प्लांट्स में वैक्यूल अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कैच क्या है पता है? इस पूरी बसलिंग सिटी का कोई मेयर नहीं है, कोई माइंड नहीं है जो इन सबको ऑर्डर दे रहा हो। राइट, ये सब ब्लाइंड, अनथिंकिंग माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज हैं जो सिर्फ केमिकल रूल्स फॉलो कर रही हैं, और उनके परफेक्टली कोऑर्डिनेट होने का नतीजा ये लाइफ है। ये फैक्ट अपने आप में कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट है दोस्तों। सच में गूज़बम्प्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है अब सेल का नाम सुनकर आपको टेक्स्ट बुक ड्राइंग नहीं बल्कि एक हाईली इंजीनियर्ड चलते फिरते छोटे से यूनिवर्स की याद आएगी। अगर आपको ये क्विज पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस डीप डाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपना फाइनल स्कोर कमेंट करके बताना मत भूलना क्लास। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वंडरिंग। बाय क्लास।